अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में आपके साथ ईस्टा कोड डिस्कस करूंगा कि ईस्टा कोड के थ्रू एक कैंडिडेट की सिलेक्शन किस तरह होती है। मैं आपको बताता चलूं कि ईस्टा स्टैंड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट कोड। ठीक है, ईस्टा कोड मीन एस्टेब्लिशमेंट कोड। ये एक फार्मूला है जिसके तहत एक कैंडिडेट का एकेडमिक स्कोर फाइंड किया जाता है, एक एकेडमिक एग्रीगेट फाइंड किया जाता है। तो आइए इस फार्मूले को सीखते हैं। हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि हर जॉब के लिए, हर पोस्ट के लिए उसका क्राइटेरिया एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है। सपोज़ एक पोस्ट है जूनियर क्लर्क, तो इसके लिए इंटरमीडिएट का शर्त रखी गई होती है कि एक कैंडिडेट तब एलिजिबल होगा जब उसने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की हो, यानी इस HSSC या FAFSC उसने की हुई हो, तो वो एलिजिबल है। तो इस फार्मूले में असल में आपका जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं, उसका डिवीज़न, जो फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, तो इस डिवीज़न के थ्रू हर कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस फार्मूले के तहत वो कैंडिडेट बहुत पीछे रह जाते हैं जिनके सेकंड डिवीज़न ज़्यादा हो। ठीक है, एक हो या दो हो, तब उसके सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। एक कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज होता है कि मैंने टेस्ट में हाई स्कोर किया लेकिन इसके बावजूद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो बाज़ डिपार्टमेंट में इस तरह होता है कि टेस्ट सिर्फ वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए लिया जाता है, यानी इसको एक थ्रेशोल्ड रखा होता है। सपोज 50 जिस कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हैं 50 ईयर्स के ऊपर, तो वो सारे कैंडिडेट्स फॉर्म जमा कर दे, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दे, तो फिर जो जो 50 से नीचे होते हैं सिरे से वो इंटरव्यू के लिए काल ही नहीं होते। और इसके बाद जब आप सब डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं तो उसके बाद स्क्रूटनी होती है। ठीक है, तो इसमें बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जिस कैंडिडेट्स की सेकंड डिवीज़न रिपीट हुए हों, यानी 2 बार इसके आए हों या 3 बार, तो अक्सर उसको इंटरव्यू के लिए फिर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो इस कोड के थ्रू उसकी सिलेक्शन सिरे से होती ही नहीं है। ठीक है, वो एलिजिबल ही नहीं रहता। तो बाज़ डिपार्टमेंट में टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, यानी पास करना उसके लिए शर्त होता है, लेकिन हाई स्कोर या लो स्कोर, सपोज एक कैंडिडेट है उसका 70 मार्क्स के इस टेस्ट में और दूसरा कैंडिडेट है उसका 52 है, तो दोनों इसके लिए इक्वल है, क्योंकि इसको सिरे से वेटेज ही नहीं दिया जाता, टेस्ट को सिरे से वेटेज ही नहीं दिया जाता। बाज़ डिपार्टमेंट होते हैं इस तरह जो कि ईस्टा कोड को 50% लेके और टेस्ट मार्क्स को 50% वेटेज देके, तो फिर उन सबको इकट्ठा करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि वो किस फार्मूले के तहत सिलेक्शन करता है। तो आइए इसको सीखते हैं। सपोज एक जॉब है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक है, यानी जिन कैंडिडेट्स की फर्स्ट डिवीजन से, तो उन कैंडिडेट को 70 मार्क्स दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट सेकंड डिवीजन होल्डर हैं तो उसको 53 मार्क्स दिया जाता है, और जो थर्ड डिवीजन होल्डर्स हैं उनको 42 मार्क्स दिए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि एकेडमिक के 70% मार्क्स होते हैं ईस्टा कोड में, इसी तरह 8 इंटरव्यू के होते हैं, इसी तरह 12 हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं, 10 मार्क्स जो है ये एक्सपीरियंस के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब जिन कैंडिडेट्स के मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है उनको 70/70, मतलब टोटल एकेडमिक स्कोर क्या है 70 है, तो उसको 70 ही दिया जाता है। फिर उसको एक्सपीरियंस अगर है तो उसको काउंट किया जाता है, अगर हायर क्वालिफाइड है तो उसको काउंट किया जाता है, और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि उसको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स होते हैं, तो उसको इन सबको 70 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसको जो डिफरेंस होता है टोटल मार्क्स में, इंटरव्यू, हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के वजह से उनके मार्क्स में डिफरेंस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सपोज एक जॉब है जूनियर क्लर्क का वगैरह जो भी है, लेकिन ईस्टा कोड के जरिए उसको, इसकी जो एकेडमिक एग्रीगेट है उसको किस तरह फाइंड करते हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। सपोज एक जॉब है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है ये HSSC है, यानी FAFSC है। तो सबसे पहले मैट्रिक का डिवीजन देखा जाता है। अगर इसका फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 35 मार्क्स दिए जाते हैं,
सेकंड डिवीजन होल्डर को 26 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह थर्ड डिवीजन होल्डर को 21 मार्क्स है। यानी ये मैट्रिक के 35 मार्क्स हो गए, इसी तरह एफएससी के भी 35 मार्क्स हो गए। अगर एक कैंडिडेट है उसका ओवरऑल से फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 35 फर्स्ट मैट्रिक के, 35 फर्स्ट एफएससी के मिल गए, तो इसको 70/70 मार्क्स मिल गए। सपोज एक कैंडिडेट है उसका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है लेकिन एफएससी में जो है ये सेकंड डिवीजन है, तो उसको इसका 35 और इधर का 27 मार्क्स मिलेंगे। तो इन सबको फिर जमा करके उसका एग्रीगेट बनाया जाता है। इसी तरह और मोस्टली बहुत सारे पोस्ट के लिए बीए बीसी रिक्वायर होती है। इसमें एक ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बीएस वाले हमसे बहुत आगे निकलते हैं और एमएससी वाले, मैं मानता हूं कि एमएससी वाले और वो जो एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसका एग्रीगेट बहुत कम होता है, उसका मुश्किल फर्स्ट डिवीजन होता है। लेकिन ईस्टर कोड के थ्रू मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है 61% हो या 81% हो तो ईस्टर कोड के थ्रू बराबर है, ठीक है। तो बीएस वालों को इधर थोड़ा सा झटका लगता है कि सपोज बीए बीसी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एक बंदा है उसने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, तो ये वन स्टेप हायर हो गए बीए बीसी से, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और जिसने बीएस किया है वो बीए बीसी का इक्विवेलेंट लेते हैं। हालांकि दोनों 16 ईयर एजुकेशन है लेकिन ईस्टर कोड चूंकि ये बहुत पुराना फार्मूला है, इसके ऊपर एक बुक भी है, मेरे पास पीडीएफ में है, अगर चाहिए तो ज़रूर स्टडी करें। व्हाट्सएप आपको दिख रहा होगा, आप मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपको बुक भी सेंड कर दूंगा। लेकिन जो बीएस वाले हैं उनको हायर क्वालिफिकेशन का जो 6 मार्क्स है वो नहीं मिलते, और जिसने एमए एमएससी किया है तो उसको वो 6 मार्क्स यानी हायर क्वालिफिकेशन का 1 स्टेज जो अपर होता है ये मार्क्स उसको दिए जाते हैं। तो आइए डिवीजन वाइज इसको स्टडी करते हैं। मैट्रिक का जो फर्स्ट डिवीजन होल्डर है उसको 23 मार्क्स, सेकंड डिवीजन होल्डर को 17 मार्क्स, थर्ड डिवीजन होल्डर को 14 मार्क्स। इसी तरह एफएफएससी में फर्स्ट डिवीजन होल्डर को 23 मार्क्स, सेकंड डिवीजन होल्डर को 17 मार्क्स, थर्ड डिवीजन होल्डर को 14 मार्क्स। और इसी तरह बीए बीसी, तो आपने एफएससी के बाद बीएस किया हुआ है, अगर इसमें आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 24 मार्क्स, ठीक है, सेकंड डिवीजन होल्डर है 18 मार्क्स, थर्ड डिवीजन होल्डर है 14 मार्क्स। तो आपको कोई अपर क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन का मार्क्स मिलने वाला नहीं है। इसी तरह अगर एक जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर है, एमए एमएससी है, तो इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है। फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में 17, थर्ड को 13, सेकंड को 13, थर्ड को 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह एपीसी के 17, सेकंड डिवीजन होल्डर को 13, थर्ड डिवीजन होल्डर को 10 मार्क्स। इसी तरह बीए बीसी में फर्स्ट डिवीजन होल्डर को 17, सेकंड को 13, थर्ड को 11 मार्क्स दिए जाते हैं। एमएमएससी में इसको फर्स्ट डिवीजन होल्डर को 19, सेकंड को 14 एंड थर्ड डिवीजन होल्डर को 11 मार्क्स दिए जाते हैं। तो खैर ये बहुत कम यूज होता है, ईटा के थ्रू बहुत कम इस तरह के जॉब्स होते हैं जिसके लिए रिक्वायरमेंट जो है ये एमएमएससी हो। ये वाला फार्मूला आपने ज़रूर स्टडी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैंने इस टेस्ट में ज़्यादा स्कोर किया लेकिन इसके बावजूद मुझसे डॉक्यूमेंट्स जो है ये नहीं मंगवाए, या मेरे को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, या इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आइए बाकी जो मार्क्स हैं ये तो एकेडमिक स्कोर हो गया 70 मार्क्स, इसके बाद जो है 30 मार्क्स उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, तो आइए तो इसको भी समझते हैं। तो ये हो गए एकेडमिक के 70 मार्क्स। इसके अलावा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के 8 मार्क्स होते हैं। इसी तरह हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं 12 मार्क्स, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस के होते हैं 10 मार्क्स। तो इसका मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहेगा इस 70 की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। इंटरव्यू में भी 8 नंबर डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। अगर अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं तो फिर वैसे भी बाहर के हायर क्वालिफिकेशन 12 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सपोज एक इसी को लेते हैं, एक जॉब है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए बीसी है,
तो एक बंदा है उसने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, तो बीएससी के बाद एमएससी आता है, उसके बाद एमफिल आता है। तो 2 स्टेजेस मतलब हायर हो गया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे, तो उसको 2 स्टेजेस के मार्क्स मिलेंगे। तो ये इस तरह होता है, अगर एक बंदा एक स्टेज ऊपर है जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन, सपोज एक बंदे ने मास्टर किया है तो उसको एक्स्ट्रा में यानी हायर क्वालिफिकेशन के 6 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। एक बंदा है उसने एमफिल किया हुआ है तो उसके मास्टर के 6 मार्क्स और एमफिल के 2 मार्क्स यानी कुल मिला के 8 मार्क्स उसको दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एमफिल के लिए। ये हो गया सपोज एमए एमएससी के लिए। और इसके अलावा अगर एक बंदा है उसने पीएचडी किया हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक पोस्ट के लिए है बीए बीएससी, तो मीन वो 3 स्टेज हायर क्वालिफाइड है तो उसको फिर 12 मार्क्स दिए जाएंगे। सपोज इसने पीएचडी किया है तो फिर उसको पूरे यानी 12/12 मार्क्स उसके दिए जाएंगे, ठीक है। एक बंदा है ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन होल्डर है, ओवरऑल मैट्रिक से लेकर एमएमएससी तक यानी जो या बीएबीसी तक जो रिक्वायरमेंट तक, तो उसको फिर 70/70 दिए जाते हैं। अगर एक बंदा है 3 स्टेजेस हायर क्वालिफाइड है जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है उससे, तो उसको फिर 12/12 मार्क्स हायर क्वालिफिकेशन की दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सपीरियंस, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह दिए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट इस तरह नहीं कि आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सपोज एक जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर और आपने कंप्यूटर ऑपरेटर रहे हैं आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, सरकारी इदारा भी हो, इंस्टीट्यूट जो भी हो, लेकिन इसके ऊपर आपने सैलरी नहीं ली है, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन ना हो, आपका पे स्लिप ना हो, तो आपको गवर्नमेंट ने इस जो आपका डिजिग्नेशन है इसके ऊपर आपको तनख्वाह नहीं मिली हो, तब जाके आपका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं भी किसी भी सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो उससे अपना एक्सपीरियंस बना सकता हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस ईस्ट अकॉर्ड के थ्रू वो कोई भी डिपार्टमेंट उसको कंसिडर नहीं करते। तो इसलिए आपने जिस जॉब के ऊपर जिस डिजिग्नेशन के ऊपर सैलरी ली है वही आपका काउंट होगा, वही अगर रेलेवेंट है तो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। अगर एक बंदा है उसका 1 साल तजुर्बा है, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक बंदा है उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस 2 ईयर है तो उसको फिर 7 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक बंदा है 3 ईयर एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस जो डिपार्टमेंट माने तब जाके उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 10/10 उसको दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से ईस्ट अकॉर्ड अब कोई डाउट नहीं रहेगा, वही है जो मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको बुक चाहिए तो आपको मिल सकता है PDF में, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल पे इजीली आपको अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।